नमस्कार। आज हम भारतीय चुनावों की जो ये विशाल और काफ़ी पेचीदा दुनिया है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो भी जानकारी है, उसके आधार पर हम नियमों को देखेंगे, चुनाव कराने वाली संस्था मतलब चुनाव आयोग, और हाँ, पैसे और अपराध की भूमिका जैसे जो अहम मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा संविधान और जो कानून है वो कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाते हैं और इसमें क्या बड़ी चुनौतियां हैं और कैसे सुधारों की बात भी हो रही है। तो शुरुआत बिल्कुल नींव से करते हैं, हमारे संविधान से। इसमें चुनावों को लेकर क्या खास बातें हैं? देखिए, संविधान का भाग 15 जो है वो पूरा चुनावों से जुड़ा है, खासकर अनुच्छेद 324 से 329 तक। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी हर 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के नागरिक को वोट देने का अधिकार। हाँ, वो 61वां संशोधन था ना, जब उम्र 21 से 18 हुई थी। बिल्कुल सही, वही। और संविधान ये भी साफ करता है कि धर्म, जाति, लिंग या नस्ल के आधार पे किसी को वोट देने से रोका नहीं जाएगा और ना ही कोई अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। और ये चुनाव कराने के नियम कौन बनाता है फिर, संविधान या? देखिए, संविधान ने ये शक्ति संसद को दी है कि वो कानून बनाकर चुनाव संबंधी लगभग सभी मामलों पर नियम बना सकती है। अच्छा। जैसे मतदाता सूची कैसे बनेगी, निर्वाचन क्षेत्र कैसे तय होंगे, चुनाव का संचालन कैसे होगा, ये सब। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वोट देने का अधिकार जो है वो सीधे तौर पर संवैधानिक अधिकार नहीं है। ओह, तो फिर क्या है? वो संसद के बनाए कानून यानी जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है, आरपीए, उससे मिला एक कानूनी या कहिए वैधानिक अधिकार है। अच्छा, तो ये आरपीए कानून, ये क्या है, कितने हैं? मुख्य रूप से 2 आरपीए कानून है, एक 1950 का और एक 1951 का। 1950 वाला जो कानून है वो ज्यादातर मतदाता सूची, कौन वोट दे सकता है और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन बाउंड्री तय करना, उससे जुड़ा है। ठीक है। लेकिन जो 1951 का कानून है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो बताता है कि चुनाव कैसे होंगे, उम्मीदवारों की योग्यता क्या होगी, अयोग्यता क्या होगी। अच्छा, कौन लड़ सकता है, कौन नहीं। हाँ, और कौन से तरीके भ्रष्ट माने जाएंगे, चुनावी अपराध क्या हैं, ये सारी बातें 1951 वाले एक्ट में है। इसी कानून के तहत वो सारे अधिकारी भी आते हैं, सीईओ, डीईओ, रिटर्निंग ऑफिसर, जो चुनाव कराते हैं। तो कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं, इसके क्या नियम है मोटे तौर पर? देखिए, मतदाता के लिए पहली शर्त तो भारत का नागरिक होना है। हाँ। फिर 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। हाँ। और वो उस चुनाव क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। ठीक है। जो एनआरआई है या जो सरकारी कर्मचारी बाहर तैनात है, जिन्हें सर्विस वोटर्स कहते हैं, उनके लिए कुछ खास नियम हैं। अच्छा। एक अहम बात यह है आप ये कानून के तहत कि अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है, सजा काट रहा है, अंडर ट्रायल, दोनों ही, चाहे सजा काट रहा हो या विचाराधीन हो, तो वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन चुनाव लड़ सकता है, मैंने सुना था ऐसा कुछ। हाँ, ये पेच है। विचाराधीन कैदी चुनाव लड़ सकता है, पर हिरासत में है तो वोट नहीं दे सकता। अच्छा। और उम्मीदवार कब चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई कब होते हैं? आरपीए 1951 में कुछ खास अपराध दिए गए हैं जिनमें सजा होने पर अयोग्यता होती है। जैसे मान लीजिए 2 समुदायों में दुश्मनी फैलाना, रिश्वतखोरी या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध, या फिर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाया जाना। अगर किसी को इनमें या किसी और अपराध में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है, 2 साल या ज्यादा, हाँ, तो वो सजा के दौरान तो अयोग्य है ही, रिहाई के 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ सकता। 6 साल, ये काफी लंबा समय है जी। पहले क्या होता था, सजा पाने वाले सांसदों या विधायकों को अपील करने के लिए 3 महीने की छूट मिल जाती थी, वो पद पर बने रहते थे। हाँ, याद है। लेकिन 2013 में लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया, कहा कि सजा हुई तो तुरंत अयोग्य। अच्छा, ये बड़ा फैसला था। और उम्मीदवारों को अपने बारे में क्या-क्या बताना पड़ता है? आजकल तो काफी कुछ पूछते हैं। हाँ, ये बहुत अहम है। 2002 में एडीआर बनाम भारत संघ का मामला आया था। उस फैसले के बाद उम्मीदवारों को न सिर्फ अपनी संपत्ति, अपनी देनदारियां, अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताना होता है, हाँ, बल्कि उन सभी आपराधिक मामलों की जानकारी भी देनी होती है जिनमें उन पर आरोप तय हो चुके हैं, चार्जेस फ्रेम्ड हो गए हैं। सभी मामले जिनमें चार्जेस फ्रेम्ड हो गए? हाँ, सभी। और हाल के सालों में तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे और सख्त कर दिया है।
अब पार्टियों को भी अपनी वेबसाइट पर ये सारी जानकारी डालनी होती है। पार्टियों को भी? जी हाँ, और साथ में ये भी बताना होता है कि भाई अगर उम्मीदवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसे टिकट क्यों दिया, क्या कारण थे। अच्छा, मकसद शायद यही है कि वोटर को सब पता हो। बिल्कुल, ताकि मतदाता सोच समझकर जानकारी के आधार पर फैसला ले सके। चलिए अब बात करते हैं इस पूरे खेल के रेफरी की। भारत का चुनाव आयोग, ECI। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 324 के तहत ये एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। स्वतंत्र? जी, इसका काम है चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना। सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल। ये बना कब था? मतलब संविधान लागू होने के साथ ही? हाँ, जब संविधान बन रहा था तब इस पर बहस हुई थी कि यह स्थायी संस्था हो या बस चुनाव के समय बनाई जाए। अच्छा। आखिर में फैसला हुआ कि ये एक स्थायी संस्था होगी, पर शुरुआत में इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, CEC। सिर्फ एक? हाँ, 1989 तक फिर इसे मल्टी मेंबर बनाया गया, बीच में फिर सिंगल हुआ और 1993 से ये फिर से मल्टी मेंबर बॉडी है, एक CEC और 2 चुनाव आयुक्त, ECs। तो 3 लोग मिलकर फैसले लेते हैं। इनके काम क्या क्या हैं और इनकी शक्तियां कितनी हैं? बहुत पावरफुल बॉडी लगती है। हाँ, शक्तियां तो काफी हैं और काम भी बहुत व्यापक हैं। देखिए, मतदाता सूची तैयार करवाना, चुनावों का पूरा शेड्यूल तय करना, निष्पक्ष चुनाव कराना सबसे जरूरी काम है। फिर वो आदर्श आचार संहिता MCC उसे लागू करवाना, उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करना। हाँ, वो सीमा क्या है आजकल? अभी लोकसभा के लिए करीब 70 लाख और विधानसभा के लिए 28 लाख के आसपास है। कोविड के टाइम थोड़ी बढ़ाई भी थी। अच्छा। इसके अलावा पार्टियों को मान्यता देना, उन्हें चुनाव चिन्ह बांटना, ये सब आयोग के ही काम है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में गिल बनाम CEC कहा था कि जहां कानून साइलेंट है या अस्पष्ट नहीं है, वहां निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग के पास बहुत व्यापक मतलब प्लेनरी शक्तियां हैं। तो आयोग की स्वतंत्रता कैसे पक्की होती है? मतलब क्या इसे सरकार हटा सकती है? यहीं पर एक थोड़ा पेच है। स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रावधान तो हैं, जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को हटाने का तरीका वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। यानी महाभियोग जैसा? मुश्किल प्रक्रिया है। हाँ, बहुत मुश्किल। लेकिन जो बाकी 2 चुनाव आयुक्त हैं, ECs, उन्हें CEC की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। ओहो, तो यहाँ थोड़ा फर्क है। जी, यहीं पर सवाल उठता है कि क्या तीनों को बराबर सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए? विधि आयोग जैसी संस्थाओं ने सिफारिश की है कि भाई तीनों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया एक जैसी हो। हाँ, ये तो लॉजिकल लगता है। और ये भी सिफारिश है कि इनकी नियुक्ति के लिए एक कमेटी हो, जिसमें प्रधानमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो और भारत की चीफ जस्टिस हो, ताकि नियुक्ति निष्पक्ष हो। बिल्कुल। और ये भी कि आयोग का अपना स्वतंत्र स्टाफ और सेक्रेटेरिएट हो, ताकि वो काम करने के लिए सरकार पर निर्भर न रहे। सही बात है। वैसे वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? वो 25 जनवरी को होता है। इसी दिन 1950 में चुनाव आयोग बना था। अच्छा, चलिए अब आते हैं चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर। ये शुरू कैसे होती है? नोटिफिकेशन से? हाँ, औपचारिक रूप से तो चुनाव की अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी होने से शुरू होती है। लोकसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा के लिए राज्यपाल जारी करते हैं। ठीक। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि जो आदर्श आचार संहिता है, MCC, हाँ, वो कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, जो पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए गाइडलाइन है कि क्या करें क्या ना करें, वो नोटिफिकेशन से भी पहले लागू हो जाती है। कब से? जिस दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तारीखों का ऐलान करता है, उसी पल से। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। नोटिफिकेशन से भी पहले? जी, इसके बाद उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र भरते हैं, नॉमिनेशन पेपर्स। अगर कोई मान्यता प्राप्त पार्टी का उम्मीदवार है तो उसे सिर्फ एक प्रस्तावक चाहिए, लेकिन अगर कोई निर्दलीय है या गैर मान्यता प्राप्त पार्टी से है तो उसे 10 प्रस्तावकों की जरूरत होती है। हालांकि विधि आयोग ने सिफारिश की है कि इसे एक ही सीट तक सीमित कर देना चाहिए। अच्छा, फिर नॉमिनेशन के बाद? फिर रिटर्निंग ऑफिसर उन नामांकन पत्रों की जांच करता है, स्क्रूटनी कहते हैं इसे। और अगर कोई उम्मीदवार मान लीजिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है या कोई जरूरी बात छुपाता है तो भी उसका नामांकन रद्द हो सकता है। सिर्फ गलत जानकारी पर भी? हाँ, 2013 का एक मामला है रिसर्जेंस इंडिया का, जिसमें ये बात कही गई। इसके बाद नाम वापस लेने का समय होता है और फिर शुरू होता है चुनाव प्रचार का ऑफिशियल दौर, जो कम से कम 14 दिन का होता है। कम से कम 14 दिन। इसे क्या कहते हैं? और वोटिंग वाले दिन क्या खास होता है? स्याही तो लगती है उंगली पर। हाँ, वो अमिट स्याही। इंडेलिबल लिंक। हाँ,
वो इसलिए ताकि कोई दोबारा वोट ना डाल सके। उसे कौन बनाता है? उन कहता है कि कम से कम 8 घंटे का होना चाहिए। ठीक, और अब तो सब ईवीएम से होता है। हाँ, अब ज्यादातर वोटिंग ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है। इसके लिए 1988 में आरपीए कानून में धारा 61A जोड़ी गई थी। और अगर कहीं बूथ कैप्चरिंग हो जाए, मतलब बूथ पर कब्जा वगैरह? हाँ, ऐसा अगर होता है या कोई और बड़ी गड़बड़ी होती है तो आरपीए के धारा 58A के तहत आयोग उस बूथ पर या पूरे क्षेत्र में दोबारा मतदान करा सकता है या चुनाव रद्द भी कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नतीजों पर। गिनती कैसे होती है? वोटों की गिनती रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में होती है, आरपीए की धारा 64 के तहत। अगर मान लीजिए 2 उम्मीदवारों को एकदम बराबर वोट मिले तो? हाँ, टाई हो जाए तो धारा 65 कहती है कि फैसला लॉटरी से होगा। लॉटरी से? वाह। हाँ, गिनती पूरी होने के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाते हैं धारा 66 के तहत। ईवीएम को लेकर भी कुछ चिंताएं सुनने में आती हैं, वो गोपनीयता वाली बात। हाँ, एक चिंता ये जरूर उभरी है कि ईवीएम से क्योंकि बूथवार नतीजे पता चल जाते हैं। हाँ, पता चल जाता है कि किस मोहल्ले ने किसको वोट दिया। बिल्कुल, तो इससे वोट की गोपनीयता भंग होती है और ये भी डर रहता है कि कहीं वोटरों को बाद में निशाना न बनाया जाए। ये तो गंभीर बात है। इसीलिए टोटलाइजर मशीन का सुझाव आया है। ये मशीन क्या करेगी कि कई सारी ईवीएम के वोटों को पहले मिला देगी और फिर गिनती बताएगी, ताकि वो बूथवार पैटर्न पता न चले। अच्छा, ये एक उपाय हो सकता है। और अगर कोई नतीजों से खुश ना हो तो उन्हें चुनौती कैसे दे सकता है? चुनाव नतीजों को सिर्फ और सिर्फ चुनाव याचिका के जरिए ही चुनौती दी जा सकती है। इलेक्शन पिटिशन। कहाँ दायर होती है ये? ये सीधे हाई कोर्ट में दायर होती है। आरपीए की धारा 80 और 80A इसके बारे में बताती है। और किस आधार पर चुनौती दे सकते हैं? सबसे मुख्य आधार होता है भ्रष्ट आचरण, करप्ट प्रैक्टिसेस। आरपीए की धारा 123 में इसकी लिस्ट है। क्या आता है इसमें? इसमें आता है रिश्वत देना या लेना, वोटरों को डराना धमकाना, धर्म, जाति, भाषा या समुदाय के नाम पर वोट मांगना। हाँ, ये तो बहुत होता है। किसी उम्मीदवार के बारे में झूठी बातें फैलाना, ये सब भ्रष्ट आचरण है। इसके अलावा कई चुनावी अपराध भी हैं। वो क्या है? जैसे धारा 125 है जो नफरत फैलाने को अपराध मानती है। धारा 126 है जो कहती है कि वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले पब्लिक मीटिंग या प्रचार बंद हो जाना चाहिए। हाँ, वो साइलेंस पीरियड। बिल्कुल। फिर वोटिंग के दिन कर्मचारियों को तनख्वाह के साथ छुट्टी देना, धारा 135 भी, या चुनाव क्षेत्र में शराब बांटने या बेचने पर रोक, धारा 135 से। ये सब चुनावी अपराध हैं। ये अजीब सी बात है कि भारत में वोट डालने वालों की संख्या तो बड़ी है, खासकर गरीब और जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी भागीदारी बड़ी है। हाँ, ये सही है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति में पैसे और बाहुबल का जोर कम नहीं हुआ लगता। ये जो राजनीति का अपराधीकरण है, मतलब अपराधियों का राजनीति में आना या नेताओं का अपराध का सहारा लेना, ये तो एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और ये समस्या पुरानी है। आपको याद होगा 1993 में एक वोहरा कमेटी बनी थी। हाँ, सुना है। उस कमेटी ने भी माना था कि ये अपराधी नेता, पुलिस, प्रशासन का एक गठजोड़ बन गया है। तो इसके कारण क्या है? क्यों होता है ऐसा? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो पार्टियां अक्सर उम्मीदवार चुनते वक्त देखती हैं जीतने की क्षमता, विनेबिलिटी, चाहे वो दागी ही क्यों ना हो। हाँ, फिर टिकट बांटने का फैसला अक्सर पार्टी के बड़े नेता ही करते हैं, सेंट्रलाइज्ड होता है। चुनाव बहुत ज्यादा खर्चीले हो गए हैं, तो जिनके पास पैसा है या बाहुबल है उन्हें फायदा मिलता है। साथ ही समाज में भी नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है और हमारी न्याय प्रणाली भी धीमी है, सजा मिलने में सालों लग जाते हैं। इसका असर क्या होता है? असर तो बहुत बुरा पड़ता है। चुनाव निष्पक्ष नहीं रह पाते, लोकतंत्र में लोगों का भरोसा कम होता है, अच्छे लोग राजनीति में आने से कतराते हैं, और जब ऐसे लोग चुने जाएंगे तो शासन कैसा होगा आप सोच सकते हैं। तो फिर इसका हल क्या है? कैसे रोकें इसे? देखिए, कोई एक जादुई छड़ी तो है नहीं, कई स्तरों पर काम करना होगा। एक तो जो कानून है उन्हें सख्ती से लागू किया जाए, जो ईमानदार अधिकारी हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिले, पार्टियों को खुद अपने अंदर सुधार लाने होंगे, टिकट देने के नियम पारदर्शी बनाने होंगे। हाँ, ये पार्टियों की जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल। चुनाव आयोग ने एक सुझाव दिया था
कि जिन लोगों पर गंभीर अपराधों में आरोप तय हो चुके हैं, खासतौर पर वो अपराध जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। लेकिन इस पर शायद ये चिंता है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो, किसी को फंसाने के लिए। हाँ, ये बहस का मुद्दा है। कुछ और उपाय हैं, जैसे चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाना, पेड न्यूज को अपराध बनाना, मुकदमों की सुनवाई तेज करने के लिए स्पेशल कोर्ट बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ कहा है इस बारे में। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो दागी विधायक या सांसद हैं, उनकी मामलों की सुनवाई 1 साल के अंदर पूरी की जाए। स्पेशल कोर्ट बनाने को भी कहा है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम मतदाता जागरूक हों और ऐसे उम्मीदवारों को वोट न दें। सही बात है। अच्छा, कुछ और सुधारों की भी बात होती रहती है, जैसे वो नोटा का बटन आया, फिर राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, इनका क्या स्टेटस है? हाँ, नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प अब ईवीएम पर होता है। ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट के PUCL मामले में दिए गए आदेश के बाद आया। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक तरह का न्यूट्रल वोट है, ये नेगेटिव वोट नहीं है। मतलब ये कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी जाएं, तो भी चुनाव रद्द नहीं होता। जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार होता है, वो जीत जाता है। अरे, तो इसका असर तो बहुत कम हुआ होगा। हाँ, आंकड़े देखें तो नोटा को वोट बहुत कम मिलते हैं, 2% से भी कम। तो इसका असर अब तक सीमित ही रहा है। और वो राइट टू रिजेक्ट और राइट टू रिकॉल? राइट टू रिजेक्ट यानी अगर वोटर को कोई भी उम्मीदवार पसंद ना आए तो वो सबको खारिज कर सके। और राइट टू रिकॉल यानी चुने हुए प्रतिनिधि को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वापस बुलाने का अधिकार। हाँ। इन दोनों विचारों पर विधि आयोग ने विचार किया था, लेकिन उन्हें अव्यवहारिक माना। कहा कि इससे बहुत दिक्कतें आएंगी, अस्थिरता बढ़ेगी और इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, तो इन्हें खारिज कर दिया गया। अच्छा, एक और बहस चुनाव के तरीके पर होती है, जो अभी हमारे यहाँ है, फर्स्ट पास द पोस्ट, FTPT, और दूसरा तरीका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, PR। इसमें क्या फर्क है? देखिए, भारत में लोकसभा और विधानसभा के लिए FPTP सिस्टम है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस उम्मीदवार को अपने चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट मिले, वो जीत गए। हाँ, चाहे उसे 50% से कम ही क्यों ना मिले हों। हाँ, भले ही उसे सिर्फ 30% वोट मिले हों, पर बाकी सबसे ज्यादा हों तो वो जीत जाएगा। इसके फायदे नुकसान क्या है? फायदा ये है कि ये सिस्टम समझने में आसान है। अक्सर एक पार्टी को बहुमत मिल जाता है तो स्थिर सरकार बनती है। वोटर का अपने प्रतिनिधि से सीधा जुड़ाव होता है। नुकसान ये है कि कई बार जीतने वाले उम्मीदवार को आधे से ज्यादा वोटरों का समर्थन नहीं होता। बहुत सारे वोट एक तरह से बेकार चले जाते हैं, उन पार्टियों के वोट जिनका उम्मीदवार नहीं जीता। और ये सिस्टम बड़ी पार्टियों और धन बल को फायदा पहुंचा सकता है। और वो PR सिस्टम? PR यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि इजराइल या नीदरलैंड्स में है, उसमें क्या होता है कि पार्टियों को लगभग उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उन्हें वोट मिले होते हैं। अच्छा, ये तो ज्यादा फेयर लगता है। हाँ, इससे छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिल जाता है, वोट बर्बाद नहीं होते। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि अक्सर किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता, तो मिली-जुली अस्थिर सरकारें बनती हैं। और इसमें पार्टी के नेताओं का दबदबा बढ़ जाता है, क्योंकि वोटर पार्टी को वोट देते हैं, उम्मीदवार को नहीं। तो कोई बीच का रास्ता? हाँ, विधि आयोग ने एक हाइब्रिड सिस्टम सुझाया है। मतलब कुछ सीटें FPTP से भरी जाएं और कुछ PR सिस्टम से। जर्मनी में ऐसा ही कुछ होता है। अच्छा, एक और अजीब सी समस्या है हमारे चुनाव में, बहुत ज्यादा उम्मीदवारों का खड़ा हो जाना, कभी-कभी तो हजारों में। हाँ, ये भी एक चुनौती है। मुझे याद है 1996 में तमिलनाडु की एक सीट थी मोडाकुरिची, वहां 1000 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े हो गए थे। बाप रे, 1000 से ज्यादा? क्यों होता है ऐसा? इसके कई कारण हैं। एक तो देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और चुनाव आयोग के पास इन्हें आसानी से डीरजिस्टर करने की शक्ति नहीं है। कई बार लोग सिर्फ विरोध जताने के लिए खड़े हो जाते हैं। कभी-कभी पार्टियां जानबूझकर मिलते जुलते नाम वाले डमी उम्मीदवार खड़े कर देती हैं वोटर को कंफ्यूज करने के लिए। हाँ, ये भी सुना है, क्लोन उम्मीदवार। हाँ, फिर टिकट न मिलने पर बागी उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं और बहुत सारे निर्दलीय भी जड़ते ही हैं। इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि बैलेट पेपर या EVM बहुत लंबी हो जाती है, वोटिंग प्रक्रिया धीमी और मुश्किल हो जाती है, वोटर कंफ्यूज होते हैं और चुनाव की गंभीरता भी कम होती है। तो इसका हल क्या हो सकता है? निर्दलियों को बैन कर दें?
नहीं, निर्दलियों पर रोक लगाना तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा। जमानत राशि बढ़ाने का सुझाव आता है, लेकिन उससे गरीब या कमजोर वर्गों के लोग हतोत्साहित हो सकते हैं। हाँ, ये भी है। एक सुझाव ये है कि निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए जो प्रस्तावकों की संख्या अभी 10 है, उसे बढ़ाकर शायद 50 या 100 कर दिया जाए। इससे शायद कुछ गैर गंभीर उम्मीदवार कम होंगे। ये एक विचार हो सकता है। चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, पैसा। चुनावों में पैसे का खेल तो बहुत बड़ा लगता है। हाँ, ये बहुत गंभीर मसला है। आंकड़े भी दिखाते हैं कि लोकसभा में करोड़पति सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी है, 2009 से 2019 तक हर चुनाव में। बिल्कुल, और ये वाकई चिंता की बात है। जब चुनाव इतने महंगे हो जाएंगे तो आम आदमी कैसे लड़ेगा? सही। और इसका असर क्या होता है? ज्यादा पैसा मतलब वोट खरीदने का लालच बढ़ता है। अक्सर ये काला धन होता है। फिर जो नेता इतना पैसा खर्च करके जीतता है, वो जीतने के बाद उसे वसूलने के लिए भ्रष्टाचार करेगा। इसका खतरा बढ़ जाता है। और ये एक तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा देता है। मतलब कंपनियां पार्टियों को चंदा देंगी और बदले में सरकार से अपने हक में नीतियां बनवाएंगी। क्विड प्रो को लेन देन की राजनीति। हाँ, तो मौजूदा नियम क्या हैं ऐसे रोकने के लिए? देखिए, नियम तो हैं, पर शायद काफी नहीं है। उम्मीदवारों के खर्च की एक सीमा तय है, जैसा हमने बात की। हाँ, वो 70 लाख 28 लाख वाली। जी। लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है। अच्छा। पार्टियां जितना चाहें खर्च कर सकती हैं, हालांकि उन्हें चुनाव आयोग को अपने खर्च का हिसाब देना होता है। चंदे पर भी नियम है, कोई व्यक्ति कितना भी चंदा दे सकता है, उस पर कोई रोक नहीं। कंपनियों के लिए पहले एक सीमा थी कि वो अपने पिछले 3 साल के औसत मुनाफे का ज्यादा से ज्यादा 7.5% ही चंदे में दे सकती हैं। लेकिन 2017 में वो सीमा हटा दी गई। मतलब अब कंपनियां कितना भी दे सकती हैं? जी हाँ, और विदेशी कंपनियों से चंदे पर पहले रोक थी FCRA कानून के तहत। लेकिन 2016 और 2018 में कानून में कुछ ऐसे बदलाव किए गए जो पिछली तारीख से लागू हुए। अच्छा। जिससे अब विदेशी कंपनियों की जो भारतीय सब्सिडीज हैं, वो भी राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती हैं। ये तो बड़े बदलाव हैं। और पारदर्शिता का क्या? पता चलता है कौन दे रहा है चंदा? पार्टियों को 20,000 रुपए से ज्यादा का जो भी चंदा मिलता है, उसका स्रोत बताना होता है। और 20,000 से कम का? उसका स्रोत बताने की जरूरत नहीं है। तो मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में काफी पैसा आ सकता है बिना पता चले। बिल्कुल। और ये जो 2017 में चुनावी बॉन्ड्स आए थे, वो क्या चीज है? उस पर इतनी चिंता क्यों जताई जाती है? देखिए, चुनावी बॉन्ड एक तरह के प्रॉमिसरी नोट या वाउचर जैसे हैं। इन्हें कोई भी भारतीय नागरिक या भारत में बनी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की कुछ चुनी हुई शाखाओं से खरीद सकती है। और फिर इन बॉन्ड्स को अपनी पसंद की राजनीतिक पार्टी को गुमनाम तरीके से दान कर सकती है। ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के होते हैं। गुमनाम तरीके से मतलब पार्टी को पता नहीं चलता किसने दिया? हाँ, सिद्धांत तो यही है। सरकार का कहना था कि इससे चुनावी चंदे में पारदर्शिता आएगी और काले धन पर रोक लगेगी, क्योंकि ये बैंक के जरिए होगा। लेकिन चिंताएं तो ठीक उल्टी सुनी है। हाँ, चिंताएं कई हैं। पहली और सबसे बड़ी चिंता यही है कि पार्टियों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि उन्हें बॉन्ड किससे मिला। तो जनता को या विपक्ष को ये पता ही नहीं चलता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इससे वो क्विड प्रो क्वो का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अच्छा। दूसरी चिंता ये है कि हालांकि दान देने वाला गुमनाम है, लेकिन बॉन्ड सिर्फ SBI जारी करता है, जो एक सरकारी बैंक है। तो ये डर हमेशा बना रहता है कि सरकार चाहे तो पता लगा सकती है कि किसने बॉन्ड खरीदे और किसे दिए। हाँ, ये तो सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल, विपक्ष के लिए ये जानकारी हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। तीसरी बात, कंपनियों के शेयर होल्डरों को भी पता नहीं चलता कि उनकी कंपनी का पैसा किस पार्टी को जा रहा है। और एक डर ये भी है कि कहीं शेल कंपनियां, मतलब जो सिर्फ कागजों पर होती हैं, वो काले धन को सफेद करने के लिए इन बॉन्ड्स का इस्तेमाल न करें। तो कुल मिलाके ये पारदर्शिता बढ़ाने के बजाय घटा रहा है। हाँ, आलोचकों का यही कहना है कि इसने चुनावी चंदे को और ज्यादा अपारदर्शी बना दिया है। और आंकड़े भी बताते हैं कि हाल के सालों में पार्टियों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं बॉन्ड से आया है, खासकर सत्ताधारी पार्टी का। तो फिर इसका विकल्प क्या है? क्या सरकार को खुद चुनावों का खर्चा उठाना चाहिए? स्टेट फंडिंग जिसे कहते हैं। इस पर सालों से बहस चल रही है। कई समितियां बनी हैं, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, विधि आयोग। ज्यादातर ने ये कहा है कि पूरी तरह से नकद फंडिंग देना शायद ठीक ना हो, लेकिन कुछ हद तक वस्तु रूप में
यानी इन काइंड मदद दी जा सकती है। वस्तु रूप में मतलब? जैसे पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए टीवी और रेडियो पर मुफ्त समय देना, वोटर लिस्ट की कॉपी मुफ्त देना, प्रचार सामग्री के लिए कागज देना वगैरह। अच्छा। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब का एक सुझाव था कि पार्टियों को मिले वोटों के आधार पर कुछ नकद फंडिंग दी जाए और कॉरपोरेट फंडिंग यानी कंपनियों से चंदे पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए। ये तो काफी रेडिकल सुझाव है। हाँ, लेकिन विधि आयोग इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि एक तो देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इतना खर्चा उठाया जा सके, दूसरा पार्टियों पर लोगों का भरोसा भी उतना नहीं है, तीसरा ये पता लगाना मुश्किल है कि असल में खर्चा कितना होगा। और आयोग का ये भी मानना है कि स्टेट फंडिंग से पहले दूसरे जरूरी सुधार करने होंगे, जैसे राजनीति का अपराधीकरण रोकना, पार्टियों के अंदर लोकतंत्र लाना, उनके खातों में पारदर्शिता लाना। तो स्टेट फंडिंग अभी दूर की कौड़ी लगती है, कोई और तरीका? एक बीच का रास्ता 2013 में इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में सुझाया गया था। इसमें कंपनियां अपनी मर्जी से एक ट्रस्ट में पैसा दान कर सकती हैं और वो ट्रस्ट फिर नियमों के तहत पार्टियों को वो पैसा बांट सकता है। इससे कम से कम ये तो पता चलेगा कि किस ट्रस्ट ने किस पार्टी को कितना दिया। अच्छा, ये भी एक विकल्प है। हाल में भी कुछ चुनावी सुधार हुए हैं। 2021 में एक कानून आया था शायद? हाँ, 2021 में चुनाव कानून संशोधन अधिनियम आया था। उसमें कुछ अहम बदलाव किए गए थे। क्या थे वो? एक तो ये कि अब साल में 4 बार 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को जो लोग 18 साल के हो रहे हैं वो वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। अच्छा, पहले सिर्फ साल में एक बार होता था, 1 जनवरी को। जी हाँ, तो इससे युवाओं को जल्दी मौका मिलेगा। दूसरा, जो सर्विस वोटर्स के नियम थे उनमें पहले सिर्फ पुरुष कर्मचारी की पत्नी का जिक्र था, अब उसे बदलकर जीवन साथी कर दिया गया है। ये तो लैंगिक समानता की दिशा में अच्छा कदम है। हाँ, और तीसरा जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो था वोटर आईडी को आधार से जोड़ने का प्रावधान। आरपीए एक्ट की धारा 23 में संशोधन किया गया इसके लिए। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा बना था। इसका मकसद तो शायद डुप्लीकेट वोटर हटाना बताया गया था। हाँ, सरकार का कहना था कि इससे फर्जी और डुप्लीकेट वोटर हटेंगे और वोटर लिस्ट साफ होगी। लेकिन इस पर चिंताएं क्या हैं? बहुत विरोध भी हुआ था। चिंताएं काफी गंभीर हैं। पहली बात तो यही कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, वो सिर्फ भारत में रहने का प्रमाण है, जबकि वोट देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को है। हाँ, ये तो बुनियादी फर्क है। दूसरी चिंता ये है कि कहीं इस लिंकिंग के चक्कर में बड़े पैमाने पर असली वोटरों के नाम ही ना कट जाएं, जैसा कि 2015 में जब ऐसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट नरपैप चला था, या जैसे पीडीएस या मनरेगा में आधार लिंकिंग से कुछ लोगों के नाम कटने की खबरें आई थी। ये खतरा तो है। तीसरी बात, खुद आधार के डेटाबेस में भी काफी गलतियां हैं, शायद वोटर लिस्ट से भी ज्यादा। तो कहीं ऐसा ना हो कि वोटर लिस्ट साफ होने के बजाय और खराब हो जाए। अच्छा। और चौथी और शायद सबसे बड़ी चिंता निजता यानी प्राइवेसी को लेकर है। वोटर का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। उसे आधार से जोड़ने से सरकार के पास नागरिकों की बहुत विस्तृत प्रोफाइल बन सकती है। इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे वोटरों की प्रोफाइलिंग करना, उन पर नजर रखना। लेकिन क्या ये लिंकिंग जरूरी है या वैकल्पिक? कानून में तो इसे वैकल्पिक बताया गया है। कहा गया है कि अगर कोई आधार नंबर नहीं देता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काटा नहीं जाएगा। लेकिन असल में ये प्रक्रिया जमीन पर कैसे लागू होगी, फॉर्म कैसे होंगे, अधिकारी से कैसे लेंगे, इस पर अभी पूरी तरह स्पष्टता आनी बाकी है। ये देखना होगा। और विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि तकनीक कभी भी जमीनी सत्यापन यानी घर घर जाकर वेरिफिकेशन का विकल्प नहीं हो सकती। वोटर लिस्ट साफ करने का वो आज भी सबसे कारगर तरीका है। सही कहा। अच्छा, और भी कई मुद्दे हैं जिन पे अक्सर बहस होती रहती है, जैसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना। हाँ, एक देश एक चुनाव का विचार, इसके पक्ष और विपक्ष दोनों में मजबूत तर्क है। और वोट डालना अनिवार्य करना, कंपल्सरी वोटिंग, उसे ज्यादातर लोग लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ मानते हैं कि वोट देना अधिकार है, ड्यूटी नहीं। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल पर भी काफी बहस होती है। हाँ, उनके रेगुलेशंस और पारदर्शिता की जरूरत महसूस की जाती है। सरकारी विज्ञापनों का चुनाव के समय दुरुपयोग ना हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉमन कॉज वाला जजमेंट आया था। और वो आदर्श आचार संहिता MCC, उसे कानूनी ताकत देने की बात भी होती है। हाँ, MCC अभी नैतिक बंधन ज्यादा है, कानूनी कम, पर इसके बावजूद ये काफी प्रभावी रही है। इसे कानूनी रूप देने के अपने फायदे नुकसान हो सकते हैं।
पर इन सब के बीच जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता। वो बनी रहनी चाहिए। उस पर कभी कभी सवाल उठते हैं, जैसे चुनाव का शेड्यूल तय करने को लेकर या कुछ और मामलों में। ये तो बेहद जरूरी है। और आखिर में सोशल मीडिया, इसका असर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है चुनावों पर। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार की तरह है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो इसने जानकारी का प्रसार बढ़ाया है, आम लोगों को अपनी बात कहने का मंच दिया है, राजनीति में विविधता लाने में मदद की है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ इसने नफरत फैलाने वाले भाषण, फेक न्यूज़ और समाज को बांटने वाली बातों को भी बहुत तेजी से फैलाया है, ध्रुवीकरण बढ़ा है। हाँ, ये भी हम देख रहे हैं। तो इसके सही इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत है। इसमें टेक कंपनियों, सरकार, सिविल सोसाइटी और खुद राजनीतिक दलों को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। तो हमने देखा कि भारतीय चुनाव एक कितनी बड़ी, कितनी विशाल और कितनी जटिल व्यवस्था है। इसमें बहुत सारे नियम कानून हैं, संस्थाएं हैं, सुधारों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और पैसा, अपराध, तकनीक जैसी कई चुनौतियां भी लगातार सामने आती रहती हैं। बिल्कुल, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और अंत में शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, आप देखिए सोशल मीडिया है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो हमारी पुरानी समस्याएं हैं, जैसे राजनीति का अपराधीकरण, धनबल का बढ़ता प्रभाव, वो भी बनी हुई हैं। हाँ। तो क्या हमारे मौजूदा कानून और जो सुधारों की हम बात कर रहे हैं वो काफी हैं, या फिर भारत जैसे इतने विविध और जीवंत लोकतंत्र में सही मायनों में सबको बराबरी का मौका मिले, लोग सोच समझकर अपना वोट डाल सकें, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमें कुछ बिल्कुल नए किस्म के नियम या शायद नैतिक दिशा निर्देशों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ेगी। ये वाकई एक बड़ा सवाल है, भविष्य के लिए सोचने वाला सवाल। जी, इस पर विचार करना जरूरी है।